सत्र का आरंभ हो गया है और हमने देखा कि किस तरीके से रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इस स्तंभ पर सरकार का सेवा का सैद्धांतिक संकल्प और इसके साथ सरकार की उपलब्धियों को राष्ट्रपति ने सामने रखा, जिसमें राष्ट्रपति ने इस बात को सामने रखा कि तीसरे कार्यकाल में 3 गुना रफ्तार से काम हो रहा है, क्योंकि सरकार बड़े निर्णय ले रही है और असाधारण गति से अपनी नीतियां भी लागू कर रही है, क्योंकि सरकार का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना। और इसीलिए स्टार्टअप्स की बात करें, स्पोर्ट्स या स्पेस, हर क्षेत्र में देश लगातार नए आयाम हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और नए लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है देश। और इसीलिए स्पेस से लेकर स्टार्टअप्स तक हर दिशा में, हर क्षेत्र में देश काम कर रहा है, चाहे बात सीमाओं की रक्षा की हो या फिर आंतरिक सुरक्षा की हो। ऐतिहासिक कार्य कर रहा है देश और हर दिन नए कदम उठाते हुए अपने सीमाओं के साथ साथ आंतरिक रक्षा सुरक्षा को लेकर भी गंभीरता से कार्यरत है देश। और यही राष्ट्रपति ने जब सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो बताया कि कैसे विभिन्न योजनाओं से भी नए नए आंकड़े हमने आ रहे हैं सफलता की, क्योंकि सैचुरेशन है हमारा लक्ष्य। आयुष्मान भारत योजना से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का भी निर्णय सरकार की ओर से किया गया है, जिसका लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिलना भी आरंभ हो गया है। और आयुष्मान भारत योजना सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना विश्व की। वहीं पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए भी पीएम सूरज योजना, क्योंकि समावेशी विकास है सरकार का लक्ष्य, इसीलिए ये बिंदु सामने रखा गया है कि कैसे हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है सरकार। पिछड़े वर्ग, सफाई कर्मचारियों के लिए भी योजना लेकर आई है सरकार। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि संतुलित विकास यानी पूरे देश का, हर क्षेत्र का विकास, जिसमें नॉर्थ ईस्ट को भी प्राथमिकता लेकर चल रही है सरकार। और ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के आयोजन का भी जिक्र किया गया और जनजातीय समुदायों के लिए भी सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया गया, क्योंकि आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिया गया। इस बात को भी राष्ट्रपति ने सामने रखा और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से नए नए कदम उठा रही है सरकार आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए, क्योंकि जनजातीय और आदिवासी समाज का कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। और ये सरकार की नीतियों में भी परिलक्षित हो रहा है कि जनजातीय समुदाय का विकास हो। और सहकारी सेक्टर के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी सरकार जोर दे रही है और सहकारिता के क्षेत्र को लेकर कई बिंदु राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामने आए। और राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि किस तरीके से वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। और साथ ही क्लाइमेट स्मार्ट भारत के लिए भी मिशन मौसम की शुरुआत का भी जिक्र किया गया। मौसम विभाग के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और ऐसे में मिशन मौसम की शुरुआत एक बड़ा कदम भारतवर्ष के लिए, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है इस क्षेत्र में भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की है सरकार ने। और इंडिया एआई मिशन को लेकर हम जानते हैं कि कल ही बड़ी घोषणा सरकार की ओर से यह भी की गई है कि किस तरीके से अपना एआई मॉडल बनाएगा भारत और एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। एआई के क्षेत्र में इंडिया एआई मिशन की शुरुआत का भी जिक्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत लगातार नए आयाम और लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी का भी जिक्र किया राष्ट्रपति ने। आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था है लक्ष्य। कृषि क्षेत्र में जो जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, फिर वो चाहे हम एमएसपी की बात करें, 109 नई फसल की किस्में और उनके बीज किसानों को मुहैया कराने की बात करें, विभिन्न तिलहन की, दलहन की बात करें, इस क्षेत्र में जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, इन सभी बिंदुओं को राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्थान मिला है। वहीं कनेक्टिविटी को लेकर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी क्या विकास किया है देश ने, ये भी तस्वीर सामने आई, क्योंकि अब राष्ट्रपति ने कहा है कि देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ गया है। और ये बड़ी बात, क्योंकि देश में सभी कोने एक दूसरे से जुड़े हों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी हर जगह पहुंचे, ये सरकार की प्राथमिकता रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ग्लोबल प्लेयर बन रहा है भारत और भारत की इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की शक्ति को विश्व भी सराह रहा है।
और इसी की बात की गई राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कि किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी को न केवल अपने लिए भारत इस्तेमाल कर रहा है बल्कि विदेशों में भी, अन्य देशों के लिए भी मदद के हाथ डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर, डीपीआई को लेकर भारत लगातार आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। 2047 तक विकसित भारत बने, ये लक्ष्य लेकर चल रही है सरकार, क्योंकि विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत का सपना साकार करने के लिए काम कर रही है सरकार। और जो नीतियां बन रही हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं, वो सभी इसी दिशा में हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करें और सशक्त करें, इसी को लेकर सरकार काम कर रही है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये तमाम बिंदु हैं जो परिलक्षित हुए कि किस तरीके से सरकार देश का सर्वांगीण विकास, समावेशी सरकार विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है उसी की एक तस्वीर, उसका एक पूरा खाका राष्ट्रपति ने जब संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया तो उनके अभिभाषण में परिलक्षित हुआ। आइए अब शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों को आपके सामने रखते हुए। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। कहा, तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेजी से हो रहा है काम। महाकुंभ हादसे पर जताया दुख। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। 10 साल में पहली बार सत्र से पहले नहीं सुलगी कोई विदेशी चिंगारी। कहा, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास पैदा करेगा ये बजट। थोड़ी देर में वित्त मंत्री पेश करेंगी देश की आर्थिक स्थिति का रिपोर्ट कार्ड। सर्वेक्षण रिपोर्ट के जरिए चालू वित्त वर्ष का लेखा जोखा और भविष्य की योजनाओं की मिलेगी जानकारी। क्या आज दोपहर 3 बजे खुली बहस के लिए जंतर मंतर आएंगे केजरीवाल? संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को अपनी उपलब्धियों पर बहस की दी है चुनौती। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकवादी। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। मुठभेड़ अभी जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। ये बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौजूदा सरकार की कार्य योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र था। उन्होंने महाकुंभ हादसे पर भी दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में अब 3 गुना तेजी से काम हो रहा है। देश के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है। देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। और राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान, विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार का लक्ष्य भारत को ग्लोबल पावर हाउस बनाना है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्पों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। मेरी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस मंत्रों का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी।
भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। तो संसद का बजट सत्र आज से आरंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत पर मां लक्ष्मी को नमन किया और सभी की समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया और वहीं इस बार किसी विदेशी हस्तक्षेप के सामने न आने पर संतोष भी व्यक्त किया। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में सरकार मिशन मोड में सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी से जो बदलाव हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, इसके लिए इस सत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।
रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट सत्र को युवा सांसदों के लिए उनके योगदान को लेकर एक अनमोल अवसर बताया। उन्होंने देश की आकांक्षाओं पर सरकार के खरा उतरने की आशा व्यक्त की। बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। और फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और खबरों के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बजट सत्र के पहले दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद में बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है और ये सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा होता है। बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले इसे पेश किया जाता है और संसद के दोनों सदनों में ये सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। इकोनॉमिक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की ओर से पेश की जाने वाली आधिकारिक रिपोर्ट होती है। इसमें नीतियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही सरकार फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। आर्थिक सर्वेक्षण में सिर्फ सिफारिशें होती हैं, इनमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। लेकिन किस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति है उसकी पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता है ये आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया जाएगा। तो आपको जैसा हमने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण में सिर्फ सिफारिशें होती हैं, इनको कोई बाध्यता नहीं होती है और मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम इस आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करती है। ये वित्त मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को सांख्यिकीय आंकड़ों के जरिए बताया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी इस आर्थिक सर्वेक्षण में दी जाती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को लेकर आंकड़ों के लिहाज से ये पूरी तस्वीर स्पष्ट की जाती है। इसमें नीतिगत विचार जो सरकार के होते हैं और अर्थव्यवस्था जिस आधार पर काम करती है, आर्थिक मानदंड होते हैं, उनसे जुड़े प्रमुख आंकड़े भी इस आर्थिक सर्वेक्षण में जगह पाते हैं। और क्षेत्रवार आर्थिक रुझानों का जो गहन विश्लेषण होता है उसी को प्रस्तुत करता है यह आर्थिक सर्वेक्षण। और इसीलिए ये सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज माना जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। अगर इतिहास पर नजर डालें तो 1964 तक बजट के साथ ही इस आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता रहा था, लेकिन 1964 के बाद बजट पेश करने के लिए इसको फिर एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। यानी बजट से एक दिन पहले ये सर्वेक्षण पेश किया जाता है। 2014-15 के बाद 2 खंडों में बांटकर ये पेश किया जाने लगा। पहले खंड में अर्थव्यवस्था की स्थिति बताई जाती है और दूसरे खंड में अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों की विस्तृत समीक्षा
बताई जाती है। तो यानी आर्थिक सर्वेक्षण को 2 हिस्सों में प्रस्तुत किया जाता है, एक खंड और दूसरा खंड, और प्रमुख आंकड़े होते हैं और जो डेटा होता है, महत्वपूर्ण डेटा, उन सभी को इस आर्थिक सर्वेक्षण में इसको शामिल किया जाता है। तो इस लिहाज से देखें तो अगर किसी को भारत के आर्थिक तस्वीर को समझना है और विश्लेषण के आधार पर समझना है तो उसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण बेहद महत्वपूर्ण। आइए अब रुख कर लेते हैं राजनीतिक खबर का। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित की चुनौती, क्या केजरीवाल स्वीकार करेंगे? इस सवाल का जवाब अभी केजरीवाल या उनकी पार्टी की ओर से नहीं मिल पाया है। इस बीच आज फिर एक बार संदीप दीक्षित ने याद दिलाया है कि आज दोपहर 3 बजे केजरीवाल आएं और अपने किए गए कार्यों को रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच रखें, उनसे बहस करें। बहुत कम ऐसा होता है कि चर्चा में आपको पहले से पता चल जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो क्वेश्चन भी प्लांट कराती है, लोगों से कह रहती है ये सवाल पूछो, तो हम तो बता रहे हैं हम कौन से सवाल पूछेंगे, आ जाइए, क्या दिक्कत है। आपने कहा मैंने इतने इतने बढ़िया काम किए हैं, मैंने उन हर कामों पे आपको सवाल पूछा है। एक ही शर्त रखी है कि जो भी बोलना वो कागजी बोलना जिसके आपके पास आंकड़े हो, सही के, हवाबाजी नहीं। तो देखो आते हैं कि नहीं आते, पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा 3 बजे कि इस शहर में इसके विकास के बारे में कांग्रेस सच बोल रही है या आम आदमी पार्टी। तो संदीप दीक्षित की केजरीवाल को खुली चुनौती। और अब खबर आ रही है पुंछ से, क्योंकि भारतीय सेना ने पुंछ के गुलपुर सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार सतर्क सैनिकों ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर के खारी करमारा इलाके में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादी गतिविधि का पता चलने के बाद सतर्क सैनिकों ने तेजी से घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों का सामना किया। भारी गोलाबारी के बाद ऑपरेशन रात भर जारी रहा। क्षेत्र के अब तक की तलाशी के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है और फिलहाल ये ऑपरेशन अभी जारी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की तरफ से एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। नासा और इसरो के संयुक्त मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत ISS की यात्रा करेंगे और इस मिशन का प्रक्षेपण 2025 के बसंत में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए किया जाएगा। यह अंतरिक्ष अभियानों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को हाल ही में इसरो के गगनयान मिशन के लिए प्राइम अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन हमारे देश के खिलाड़ी करें और देश के लिए पदक जीतें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें देश के जमीनी स्तर पर एक अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देश में ही मिले। इस कड़ी में उत्तराखंड अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। कैसे, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज इन दोनों राष्ट्रीय खेल की मेजबानी का मुख्य स्थल बना हुआ है, जहां बास्केटबॉल, शूटिंग, वुशु और रग्बी समेत कई अन्य खेल आयोजित हो रहे हैं। खिलाड़ी जोरदार अंदाज में अपनी चुनौतियों को पेश कर अपने राज्य के लिए पदक जीतने का हर संभव प्रयास दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और कोशिश है जो जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही है, वह है यहाँ का बेहतरीन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बास्केटबॉल कोर्ट में पहली बार राष्ट्रीय खेल में शॉट क्लॉक और मैच क्लॉक की व्यवस्था की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से है, और इस तकनीक का फायदा खिलाड़ियों को खेल के दौरान बखूबी मिल रहा है। जैसे हम लोग सारे खिलाड़ी बास्केटबॉल के, NBA के तो बहुत रोचक, बहुत हार्डकोर फैन है, तो हमारे लिए हम लोग मैच में देखते हैं तो एक शॉट क्लॉक होती है जो वो पीछे चल रही है और मैच क्लॉक चलती रहती है, तो उसमें हमें पता चलता है कि कितनी देर तक हम बॉल रख सकते हैं। ज्यादातर किसी भी इंडिया में अभी आज तक जो मैंने मैचेस खेले हैं उनमें हमें पता नहीं चलता था, ये साइड में एक क्लॉक लगी रहती है, या हमें रेफरी से पूछना पड़ता था। इस बारी हम लोगों को वो टेंशन ही नहीं थी, फ्लो में गेम चल रहा है, हर प्लेयर को पता है कि हम लोगों को पोजीशन घुमानी है, पासिंग करनी है, और अगर अध्यक्ष जी